जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका अपने चैनल स्कूलिंग एजुकेशन पे। दोस्तों, आज हम लोग रिवीजन मैराथन करने वाले हैं। सीडीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आज हम लोग देखने वाले हैं, डील करने वाले हैं, उसका एनालाइज करने वाले हैं और रैपिड फास्ट दोस्तों आज हम लोग 30 प्रश्न करने वाले हैं। तो चैनल पे अपने आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। वीडियो को लाइक करते हो, जितने भी आपके फ्रेंड्स सर्कल है सबके साथ वीडियो को एक बार शेयर कर दें। तो आज हम लोग दिसंबर 2018 में हुए पेपर का आज हम लोग एनालाइज करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगों की जो है अग्र अंग जो है बाहर की ओर का विकास क्या दर्शाता है। पहला है ऑप्शन ए में है विकिरणीय विकास को सिद्धांत को दर्शाता है, विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांत को दर्शाता है, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत को दर्शाता है, या फिर सोपानीय विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। क्वेश्चन में बोल रहा है शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों के या अग्र अंगों की ओर जो है मतलब केंद्रीय भाग से हमको बाहर का विकास जो है तो क्या क्या दिखाता है। ऑप्शन नंबर 3 मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत को दिखाता है। ठीक है, तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में करते जाएंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। अंत में वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां बोल रहा है क्या, स्कूल जो है बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां प्रमुख स्थान जो है स्कूली बच्चों का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, या प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, या फिर प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है। तो जो स्कूल है बच्चों के समाजीकरण की ऐसी संस्था है जहाँ पे क्या होता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताते जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। क्या होता है? प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, जहाँ पे बच्चे स्कूल में समाजीकरण होता है। एक महान अहम पहलू है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे कि बच्चों का जो प्राथमिक समाजीकरण होता है वो कहाँ पे होता है। ठीक है, प्राथमिक समाजीकरण जो है इकाई कौन सी है इसकी, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। ठीक, आगे नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ते हैं, किससे जुड़ने की बात हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे शिक्षक समूह से जुड़ने की बात हो रही है। जब एक शिक्षक समूह से जुड़ते हैं तो अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करने लगते हैं। क्या होता है, अपने जिस जिस समूह से आप लोग जुड़ रहे हैं शिक्षक समूह से, उस तरह आप लोग क्या करते हैं, अपना पोशाक जो है जैसे वो खलता पैजामा पहने तो उसके जैसे खलता पैजामा पहनना चालू कर देते हैं। फॉर्मल ड्रेस पहन के आ रहे तो आप लोग फॉर्मल ड्रेस पहन के आना चालू कर दें, मतलब उससे प्रभावित होते हैं। तो आप ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो कैसा होता है, समूह की पहचान या फिर समूह की आज्ञाकारिता का, या समूह निर्देश पालन या अनुपालन, ये समूह की अनुरूपता का। तो ये क्या होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, 4 सही हो जाएगा। समूह की अनुरूपता का हम लोग फॉलो करने लगते हैं, जिस प्रकार समूह होता है उसी तरह हम लोग उसका फॉलो करने लगते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा, सही हो जाएगा। जब आप शिक्षक समूह से जुड़ते हैं तो अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करते हैं और अपने प्रदर्शन कर रहे होते हैं। ठीक है, उसका समूह का अनुरूपता होता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के सिद्धांत के डेस चरण में प्राप्त होती है। जीन पियाजे का जो स्टेजेज है वो चार चरण में है। ठीक है, एक है आपका संवेदी गामक जिसको सेंसरी मोटर बोलते हैं, पूर्व परिचालन, ठीक है, प्री ऑपरेशनल, ठीक है, यहाँ पे आप मूर्त जो है कॉन्क्रीट ऑपरेशन और फॉर्मल ऑपरेशन। ठीक है, ये आपके चार जो इसके हैं, चार इसके आपके सिद्धांत की 4 चरण है। तो इसमें से किस चरण में वस्तु स्थायित्व की अवधारणा पाई जाती है। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर संवेदी गामक। ठीक है, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा जीन पे आ जाके संवेदी गामक चरण में पाई जाती है। तो यह कितने आप बताएंगे दोस्तों, ये कितने से कितने एज के बीच में होता है। ठीक है, इसके एजेज को आप कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाएगा सही। अब है दोस्तों व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम आईईपी की योजना जो है देश के संदर्भ में बनाई गई थी। जो इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम की जो योजना है वो किसके संदर्भ में बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए है विशेष शिक्षा कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर 2 है बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर 3 है मुक्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम, और ऑप्शन नंबर 4 ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम। तो जो इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम की योजना है दोस्तों, वह बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के तहत
जो बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा सही, ठीक है। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो डैश महीनों की आयु में बच्चे, मतलब जो बच्चे हैं वो कितने आयु के अधिकांश में जो बच्चे शब्दों को मिला करके छोटे-छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। तो वो उनका एज ग्रुप क्या होता है जब वो बच्चे जो है वो शब्दों को मिला करके छोटे-छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। 12 से 18 वर्ष, 18 से 24 वर्ष, 24 से 30 वर्ष या 30 से 36 वर्ष। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? 18 से 24 वर्ष जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 18 से 24 वर्ष सॉरी 18 से 24 जो महीने की आयु के बीच में अधिकांश बच्चे जो है शब्दों को मिला करके छोटे-छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 18 से 24 महीने में, ठीक है? मतलब लगभग 2 वर्षों के आसपास में यह हो जाता है, ठीक? बुद्धि लब्धि, ठीक है? या फिर आईक्यू, जो आईक्यू की अवधारणा जो है वह किसके द्वारा दी गई? कॉन्सेप्ट जो आईक्यू की कॉन्सेप्ट जो है किसके द्वारा दी गई? तो आईक्यू की कॉन्सेप्ट जो है वो गॉल्टन, बिनेट, स्टर्न या फिर टर्मेन के द्वारा दी गई थी। तो किसके द्वारा दी गई थी दोस्तों? ये आईक्यू की अवधारणा जो है स्टर्न के द्वारा दी गई थी, ठीक है? स्टर्न के द्वारा। नेक्स्ट है सृजनात्मकता, जो सृजनात्मकता है, ये क्रिएटिविटी है कि अवधारणा से संबंधित माना जाता है। जो सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी है, वो किससे किस-किस से संबंधित माना जाता है? द्रव बौद्धिकता, रवादार बौद्धिकता, अभिसरित सोच या फिर विविध सोच। तो यह सृजनात्मकता की अवधारणा है वो किससे संबंधित है? तो यह आपका विविध सोच से संबंधित है। विविध सोच मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है? विविध सोच एक एक कोई भी चीज़ है तो उसपे अलग-अलग चिंतन अलग-अलग सोच होती है, ठीक है? इसको विविध सोच बोलते हैं, ठीक? एक कार्य को करने के लिए विभिन्न प्रकार के तरीके यूज़ करते हैं, ठीक है? क्रिएटिविटी बालक की ये विशेषता होती है। ऑप्शन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 को क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंट थिंकिंग अर्थात विविध सोच, ठीक? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके डैश नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। जो क्वेश्चन बोल रहा है, किसी भाषा के जो स्वीकृत ध्वनि है, उसके संयोजनों को किसके नियम के अंतर्गत बताया जाता है? ऑप्शन नंबर में है ध्वनि संबंधित होती है, ठीक है? ऑप्शन नंबर 2 में व्याकरणिक, ऑप्शन नंबर 3 में व्याकात्मक और ऑप्शन नंबर 4 में विविक्त विषयक। तो जो किसी भाषा के जो स्वीकृत ध्वनि है, उसके संयोजनों को जो है, इसके ध्वनि संबंधित नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। किसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है? ध्वनि संबंधित नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर, ठीक है? 9 नंबर क्या हो जाएगा? 1 नंबर ध्वनि संबंधित। अब आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है, सोचने की प्रक्रिया जो है हमारी थिंकिंग जो है, वह किसी भाषा के द्वारा प्रभावित होती है, तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? संस्कृति प्रभावित या फिर भाषा निर्धारित या संज्ञानात्मक पक्ष या फिर सामाजिक भाषाई उद्यत, ठीक है? तो जब सोचने की जो प्रक्रिया है दोस्तों, किसी भाषा के द्वारा जो प्रभावित होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, यह हमारी भाषा को क्या कर रहा है? भाषा जो हमारे चिंतन को निर्धारित कर रहा है, ठीक है? जो भाषा होती है क्या करती है? सोच को हमारी सोचने की क्षमता को क्या करती है? वो प्रभावित करती है, उसको निर्धारण करती है, ठीक है? तो भाषा निर्धारित हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भाषा निर्धारित। ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा सही, ठीक है? अब आगे बात करें, इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का क्वेश्चन हमारे 11 नंबर का क्वेश्चन है, वह अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण जो परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत कर रहा है। क्या कर रहा है? अपने जो अनुभव है, ठीक है? और लक्षण है, ठीक है? जो कार्य करता है, उसके आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मदद करता है। वह उपयोग किस विधि का उपयोग कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर 1 में है अंतर्दृष्टि विधि, कलन विधि, ठीक है? मानसिक दृढ़ता या फिर अनुमानी विधि का, ठीक है? इसमें ऑप्शन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है जो रवि है या फिर आप घर में जो क्या करते हैं, कुछ पहले से जो कुछ सामान इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब होता है,
तो उसके जो अनुभव जो प्राप्त होता है, उसके आधार पे आप लोग क्या करते हैं, कोई दूसरे घर में कोई भी चीज़ खराब हो जाती है अचानक से, तो उसको बनाने के लिए अपने खुद से क्या करते हैं, पेचकस के ले आते हैं और उसको बार-बार जोड़ने का कार्य करने लगते हैं। तो उस वही जो उपकरणों की जो खराबी की जो मरम्मत कर रहा है, तो वो किस विधि का उपयोग कर रहा है? तो ये क्या है? अनुमानी विधि का प्रयोग कर रहा है। किसका उपयोग कर रहा है? ऑप्शन नंबर 4 अनुमानी विधि को प्रयोग कर रहा है। इसको ह्यूरिस्टिक मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? ह्यूरिस्टिक मेथड भी बोलते हैं, ठीक है? 11 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 अनुमानी विधि, ठीक है? दोस्तों कमेंट करते जाएंगे इसमें, ठीक है आप लोग? क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे-छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान कर लेती है। क्या करती है? जो ये कि अगर आप कोई लक्ष्य बनाए हैं दोस्तों, तो लक्ष्य को क्या करता है, छोटे-छोटे उद्देश्यों या छोटे-छोटे हिस्सों में विभाजित कर उसको पाने के लिए आसान बनाता है। वह उपयोग करती है, किस विधि का उपयोग करती है? ठीक है? ऑप्शन नंबर 1 में है कम करने की विधि का, या द्वितीयक विस्तारण विधि का, या उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का, या फिर क्रियात्मक जड़ता नियमक विधि का। तो जो हम किसी लक्ष्य का निर्धारण करते हैं, तो उसको पाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, छोटे-छोटे जो हिस्से हैं, छोटे-छोटे उद्देश्य बनाते हैं, उस छोटे-छोटे हिस्सों को पूरा करते जाते हैं, उसके बाद फिर वो लक्ष्य हमारा पूरा होता है, ठीक? तो उस विधि को क्या कहते हैं हम लोग, वो किस विधि का उपयोग करते हैं? तो वो जो आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का, ठीक है? अपने लक्ष्यों को क्या करते हैं हम लोग, छोटे-छोटे खंडों में विभाजित करते हैं, उसके बाद फिर उसको पूरा करते हैं, ठीक है? उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का हो जाएगा। दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे-छोटे हिस्सों में विभाजित करने का आसान कर लेती है, वह उपलक्ष्य विधि का उपयोग करती है, ठीक? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें दोस्तों, तो पुरुष और महिला की भूमिका का जो निर्धारण है, वो समाज करता है। क्या क्या बोल रहे हैं? एक कथन दिया हुआ है, पुरुष और महिला का जो भूमिका है, उसका निर्धारण कौन कर रहा है? समाज के द्वारा उसका निर्धारण किया जा रहा है, ठीक है? तो यह कथन क्या बता रहा है? क्या बताता है यह कथन? कि लैंगिकता जो है, एक अंतर्निहित अवतरण है। दूसरा ऑप्शन में बता रहा है, लैंगिकता एक आनुवांशिक प्रतिभा है। ऑप्शन नंबर 3 में बता रहा है, लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है। और ऑप्शन नंबर 4 में बता रहा है दोस्तों, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। क्या है? लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है, ठीक है? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 13 है, पुरुष और महिला की जो भूमिका है वो निर्धारण जब समाज कर रहा है, तो समाज जो एक सामाजिक अवतरण है, ठीक है? लैंगिकता क्या हो जाएगा आपके? सामाजिक अवतरण। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका 4 सही हो जाएगा, ठीक? पुरुष और महिला एक की जो भूमिका निर्धारण समाज करता है, वो ये कथन बताता है कि लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है, ठीक? आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें दोस्तों, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और संचय प्रणालियों के डैश के उदाहरण हैं। जो ग्रेडिंग हम लोग कर रहे हैं, या फिर कोडिंग कर रहे हैं, अंकन कर रहे हैं, फिर संचय प्रणाली जो है, तो ये हम बच्चों के जो एग्जाम लेते हैं दोस्तों, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसका ग्रेडिंग करते हैं, वो ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड डिवाइड को बांटते हैं, उसको कोड देते हैं, ठीक है? तो उसको मार्किंग करते हैं, ये संचय प्रणाली। तो उसका जो उदाहरण है, वो किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर 1 है परीक्षा के उत्तर पत्रों का। किसका? परीक्षा के उत्तर पत्रों का मूल्यांकन की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर 2 में है कक्षा में बच्चों की स्थिति में निरूपण विधि। ऑप्शन नंबर 3 में है आलेख पत्र डैश में अकादमिक प्रगति का दर्शाता है। और ऑप्शन नंबर 4 में है अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन की गणना विधि है। क्या है? जो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 14 का जो ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन है, ये संचयन प्रणाली है, जो कि क्या क्या है? तो यह आपका अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि, जो अधिगमकर्ता जो लर्नर है, उसकी क्या उपलब्धि रही, उसने क्या सीखा, उसका आकलन की गणना विधि है। क्या है? ठीक है? ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा सही। ग्रेडिंग, कोडिंग जो है, वो अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन विधि है। ठीक? अधिगमकर्ताओं की जो क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। जो अधिगम करता है, वो जो जिस उसकी जो उपलब्धि रही, वो आकलन जो हम लोगों ने किया, वो शिक्षकों की सहायता करता है। शिक्षकों को कैसे सहायता करता है? ऑप्शन नंबर 1 अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन को रिकॉर्ड रखने में। ऑप्शन नंबर 2 शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। ऑप्शन नंबर 4 कक्षा में अधिगमकर्ताओं की क्षमता समूह बनाने में। ये ऑप्शन नंबर 4 जो बात करें, शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में, शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में। तो अधिगमकर्ताओं की जो उपलब्धि रही, उसका आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। तो किस प्रकार से सहायता करता है?
तो जो भी चीज़ हम लोग बच्चों को पढ़ाने के लिए उपयोग कर रहे हैं, जो विधि का भी उपयोग कर रहे हैं, तो उसकी वो कितना कारगर सिद्ध हुई, कितना प्रभावी सिद्ध हुई, उसका मूल्यांकन करने में हमको अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि बताती है, ठीक है? अगर किसी कक्षा में मैंने टेस्ट लिया और वो अधिकतम बच्चे उसमें पास नहीं हो सके, तो कहीं न कहीं हमारी जो शिक्षण विधि है, वो कहीं कमज़ोर साबित हुई है बच्चों को समझाने के लिए, ठीक है? अपनी जो बातें रखना चाह रहे हैं, अपने अपने मेथड पेपर के जो विधियाँ हैं, जो विषय के बारे में हम समझाना चाह रहे हैं बच्चों को, सही तरीके से नहीं समझा पाए, ठीक है? तो यह हमारी जो शिक्षण अधिगम विधि जो है, वो उसकी कितना प्रभावशाली रही, उसका मूल्यांकन करने में यह सहयोग करता है, ठीक? तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका सही, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। तो समावेशी शिक्षा देश के सिद्धांत पे आधारित है। समावेशी शिक्षा जो है, इंक्लूसिव एजुकेशन, वह देश के सिद्धांत पे आधारित है। किस सिद्धांत पे आधारित है? सामाजिक संतुलन के सिद्धांत पे आधारित है, समता एवं जो समान अवसर है, उस सिद्धांत पे आधारित है। ऑप्शन नंबर 3 जो है, सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण पे आधारित है, या फिर विश्व बंधुता पे आधारित है। तो समावेशी शिक्षा जो है, इंक्लूसिव एजुकेशन है, उसका सिद्धांत आपका सामाजिक समता और जो समान अवसर है, उसके लिए उस पे डिपेंड है, ठीक है? उस पे आधारित है। समावेशी शिक्षा समता एवं समान अवसर के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है? सभी बच्चों को क्या इसमें क्या बताता है दोस्तों, कि जो जो भी बच्चे हैं, फिजिकल वीक्ड है, या फिर कोई डिजीज है, या डिजेबल्ड है, या फिर हैंडीकैप्ड है, कोई भी बच्चा, सबको एक नॉर्मल स्कूल में सबके साथ उसको पढ़ने के अवसर प्रदान करे, ये समावेशी शिक्षा कहता है, ठीक है? आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17 की बात करें, तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष, दिव्यांगजन जो अधिनियम वर्ष डैश वर्ष में लागू किया गया? दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष किस वर्ष लागू किया गया? तो यह पहले 1995 में आया था, लेकिन 2016 में संशोधन के साथ आया है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष 2016 में लागू किया गया, ठीक? इसमें क्या बोलते हैं, जो डिजीज है, जो हैंडीकैप्ड फिजिकल वीक जो है, उसकी गणना करके क्या किया गया, उसको बढ़ाया गया है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, तो व्यक्तिगत विविधता वाले बच्चों को पढ़ने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक, क्या बोल रहा है, जो व्यक्तिगत विविधता है, जो अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग, हर बच्चा क्या होता है, समान समान नहीं होता है, ठीक है? सबकी कुछ ना कुछ अलग अलग विशेषता होती हैं, ठीक है? या फिर कोई बच्चे हैंडीकेप्ड होते हैं, या फिर दिव्यांगजन जो बच्चे होते हैं, तो सबकी जो अलग अलग व्यक्तित्व विविधता है सबकी, तो उसको उन बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय में होना चाहिए जहाँ शिक्षक की क्या विशेषता होनी चाहिए, ठीक है? वो ये पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 की बात करें, तो व्यक्तिगत विविधता के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं में विभिन्न वर्गों में पढ़ा सकें, ठीक है? क्या बोल रहा है, जो व्यक्तिगत विभिन्नता है, उसके आधार पे क्या करना चाहिए? वर्गीकृत करना चाहिए, और उस कक्षा में विभिन्न वर्गों में बच्चों को पढ़ा सकें, ऐसा नहीं, ठीक है? ऑप्शन नंबर 2 में बता रहा है, विविध अधिगम आवश्यकता के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग में प्रशिक्षित हो, ठीक है? ऑप्शन नंबर 3 में बता रहा है, विशिष्ट व्यक्तिगत विविधता वाले बच्चों को पढ़ने के लिए प्रशिक्षित हो, ठीक है? जो विशिष्ट व्यक्तित्व जो विविधता है, स्पेशल स्टूडेंट होते हैं, ठीक है? उसको पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो। और ऑप्शन नंबर 4 में बता रहे हैं, बच्चों के समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हो, ठीक है? तो ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, 18 नंबर का? 18 नंबर का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है? विविध अधिगम आवश्यकता के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों को प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। एक ट्रेन्ड स्टूडेंट होना चाहिए, ठीक है? ट्रेन्ड टीचर होना चाहिए, जो अलग-अलग विधियों के साथ बच्चों को पढ़ा सके, जिस प्रकार की उसको ज़रूरत पड़े, जिस जिस स्टेज पे प्रकार की जिस विधि की ज़रूरत पड़े, उस विधि का प्रयोग करने में वो ट्रेन्ड हो, ठीक है? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, तो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 जो दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क, ठीक है, निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है, तो उसमें उनकी जो एज है, वो कहाँ तक के बच्चों को रखा गया है, ठीक? ऑप्शन नंबर 1 6 से 18 वर्ष के लिए बच्चों।
ऑप्शन नंबर 2 3 से 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3 6 से 14 वर्ष, या फिर ऑप्शन नंबर 4 6 से 22 वर्षों के लिए। तो जो दिव्यांग जन जो अधिकार जो है अधिनियम जो 2019 में आया, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 जो आया, वो दिव्यांग जो बच्चों हैं उसके लिए 6 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए बच्चे के लिए, ठीक है? 6 से 18 वर्ष के बच्चे के लिए। तो नॉर्मल बस आप कमेंट बॉक्स में बताएँगे दोस्तों कि जो नॉर्मल स्टूडेंट है, जो नॉर्मल बच्चे हैं, उसके कितने वर्ष के लिए दिया गया है, ठीक है? कितने वर्ष से कितने वर्ष से, ठीक है? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएँगे। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें दोस्तों, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियाँ प्रदान करने का तात्पर्य है डैश से है। विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियाँ प्रदान करने का तात्पर्य डैश है। सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार, शिक्षण व्यावसायिकता की सार्वभौमिक संहिता, शिक्षण में सार्वभौमिक मानवतावादी दृष्टिकोण, या फिर अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। तो विविध अधिगमकर्ताओं के लिए जो है उसके सुगम स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियाँ प्रदान करने का तात्पर्य अधिगम की सार्वभौमिक संरचना है। क्या? अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, ठीक है? संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और शोधन करना इत्यादि डैश में अंतर्निहित है। किसके अंतर्गत ये सारी चीजें आती है? स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण करना, जैसे जो योजना बनाते हैं हम लोग उसकी समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि इसमें किसमें आती है? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? केंद्रीकरण, संज्ञान बोध, या फिर संज्ञान, या फिर समायोजन। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका संज्ञान बोध, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे डैश कहा जाता है। जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? प्रतिक्रियावादी सोच, सृजनात्मकता सोच, या फिर अमूर्त सोच या मूर्त सोच। इसको क्या बोलते हैं? जब बच्चे प्राप्त की गई सूचना, जो सूचना प्राप्त है हम उसको उसकी व्याख्या करने के लिए अपने अनुभव के आधार पर सोचते हैं, ठीक है? तो उसे क्या कहते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं मूर्त सोच। क्या बोलते हैं? मूर्त सोच, ठीक है? कॉन्क्रीट थिंकिंग, ठीक? मूर्त सोच बोलते हैं, ठीक है? मूर्त ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा, ठीक है? इंग्लिश। जब बच्चे प्राप्त की गई सूचना की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभव के आधार पर सोचते हैं तो उसको मूर्त सोच बोलते हैं, ठीक? क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान रखने हेतु पढ़ाने की विधि डैश कही जाती है। जो अधिगमकर्ता है दोस्तों, उसकी व्यक्तिगत क्षमता किस प्रकार की है? के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों पर को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर विभेदी अनुदेशन, चयनित अनुदेशन, सटीक शिक्षण, या फिर त्रुटिहीन अनुदेशन। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 23 क्या हो जाएगा? 1 नंबर विभेदी अनुदेशन, ठीक है? इंस्ट्रक्शन, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, प्रतिपालन अधिनियम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के लिए डैश चरण की पूर्ववर्ती है, ठीक है? क्या बोल रहा है? प्रतिपालन अधिगम एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के लिए डैश चरण की पूर्ववर्ती है, ठीक है? अधिग्रहण, अधिप्रेरणा, फिर आत्मनिर्भरता, या फिर सामान्यीकरण। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो प्रतिपालक अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के सामान्यीकरण का पूर्ववर्ती चरण है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, जजोंग का मानना है, जजोंग का मानना है संज्ञान और भाव डैश होते हैं, ठीक है? जजोंग एक विद्वान है, उनका मानना है कि संज्ञान और भाव डैश होते हैं, या अन्योन्य आश्रित होते हैं, या स्वतंत्र होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं, या फिर एकीकृत होते हैं। तो जजोंग जो है उसका मानना है कि संज्ञान और भाव जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, तो एक दूसरे से स्वतंत्र है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है? पहले से सीखे हुए क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहे हैं, ठीक है? बच्चों को जो क्या कर रहे हैं? प्रदर्शन दे करके सिखा रहे हैं। वह शिक्षण की डैश विधि का प्रयोग कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर अनुकरण, अवलोकन, या फिर संशोधन, या फिर प्रतिरूपण। तो क्वेश्चन नंबर जो
26 है दोस्तों, पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को जो मार्गदर्शन देकर सिखा रहा है, वह शिक्षण की प्रतिरूपण विधि का प्रयोग कर रहा है। किस रूप का प्रयोग कर रहा है? प्रतिरूपण, मॉडलिंग विधि, ठीक है? मॉडलिंग विधि, ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा, ठीक है? 27 की बात करें, मैन और जेनिस, ठीक है? मान और जेनिस जो है, जो उनके अनुसार बोल रहा है, निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं। निर्णय जो बच्चे लेते हैं उसके क्या करते हैं? समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पे क्या करते हैं? चर्चा करते हैं, ठीक है? उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। पहला है ऑप्शन चौकस या फिर सतर्क है, या निवर्तमान है, या फिर निरंकुश है। तो जो मैन और जेनिस जो है, वह क्या बोल रहा है? कोई बच्चा किसी चीज के बारे में सोच रहा है, ठीक है? उसके फायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं उसके बारे में विश्लेषण कर रहा है, उसकी सूचियां बना रहा है, ठीक है? इसके फायदे और नुकसान के पहलू का विचार कर रहा है, तो वो किस प्रकार का व्यवहार प्रस्तुत कर रहा है, ठीक है? आप लोग भी किए होंगे दोस्तों कि 12th के बाद कौन सा सब्जेक्ट लें, हमको इसमें क्या बेनिफिट्स हो सकता है, अगर कोई सब्जेक्ट लें तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, कोई सब्जेक्ट ना ले तो उसके क्या कारण हो सकते हैं, इसके बारे में हम लोग सोच विचार के हम लोग क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, किसी सब्जेक्ट को चुनाव किए होंगे, या फिर किसी अन्य कार्य को करने से पहले उसके लाभ और हानि के विचार में सोचते हैं, तो उसके जो विकल्प क्या क्या विकल्प हो सकते हैं सूची बनाते हैं। तो ऐसा जो हम लोग व्यवहार प्रस्तुत करते हैं, वो क्या कौन सा व्यवहार होता है? तो जो ये ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का जो है, ये आपका क्या हो जाएगा? सतर्क होते हैं हम लोग, क्या होते हैं? सतर्क का व्यवहार प्रस्तुत कर रहा है, ठीक? ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा सही। अब बात करें 28 नंबर की बात करें, एक समस्या सुधारक बच्चा, ठीक है? एक समस्या सुधारक जो बच्चा है, वह देश विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन कर रहा है। कोई बच्चा है, ठीक है? तो वह समस्या सुधार बच्चा है। बच्चा जो विचार के आधार पर, किस विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई और संभावना का मूल्यांकन करता है? ऑप्शन नंबर 1 सृजनात्मक बच्चा है ये, या फिर ऑप्शन नंबर 2 सौंदर्य बोध बच्चा है, ऑप्शन नंबर 3 अमूर्त बच्चा है, फिर ऑप्शन नंबर तार्किक है, ठीक है? तार्किक विचार है, अमूर्त विचार है, सौंदर्य विचार है, सौंदर्य बोध है, या फिर सृजनात्मक है। तो समस्या सुधार बच्चा जो है, वह जो किसी कथन का सच्चाई या फिर संभावना का कितना परसेंट सच है या फिर झूठ है, उसका मूल्यांकन करता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? तर्क वितर्क करते हैं। क्या करते हैं? तर्क वितर्क करते हैं, ठीक है? तो यही ऑप्शन नंबर 4 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा दोस्तों 28 नंबर का, कि यह तार्किक विचार है, ठीक है? तार्किक विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है, ठीक? अब बात करते हैं 29 की बात करें, दिए गए कार्यों को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए करते हैं। जो क्या बच्चे क्या कर रहे हैं? स्वयं इंटरेस्ट, अपने अंदर की इंटरेस्ट जाहिर करते हैं, तो उसे डेस कहा जाता है, ठीक है? करते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? ड्रिल और अभ्यास, ड्रिल और अभ्यास कार्य, उपभोक्ता प्रकार का कार्य, या फिर निर्णयात्मक प्रकार का कार्य, या फिर समस्यात्मक प्रकार का कार्य। तो दिए गए जो कार्य हैं उसके आधार पर बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए करते हैं, तो अनुभव प्राप्त करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग? उसको हम लोग बोलते हैं उपभोक्ता प्रकार के कार्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपभोक्ता प्रकार के कार्य। ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा सही, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, आज का हम लोग का अंतिम प्रश्न है। बहु संवेदी शिक्षण अधिगम की जो प्रविधियां हैं, ठीक है? जो बहु संवेदी शिक्षण अधिगम की जो प्रविधि है, में अधिगम संवर्धन, मतलब हम लोग जो अधिगम लर्नर जो उसको क्या कैसे बढ़ा सकते हैं? हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और देश संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है, ठीक है? सभी जो बहु संवेदी शिक्षण अधिगम परिविधि में हम लोग देखना, सुनना, स्पर्श करना और कौन से संवेदना का एक साथ प्रयोग करते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 1 में आपका गतिबोधक, ऑप्शन नंबर 2 में है दोस्तों कर्णकोटर, ऑप्शन नंबर 3 में है प्रत्यक्षीकरण, और ऑप्शन नंबर 4 में अवलोकन, ठीक है? तो इसमें हम लोग किसका उपयोग करते हैं? कौन सी संवेदना का उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 1 गतिबोधक। बहुसंवेदनीय शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो हम लोग देखते हैं, अधिगम संवर्धन के लिए देखना, ठीक है? दृश्य, श्रव्य सुनना, स्पर्श मतलब छू के देखना, छूना, ठीक है? और गतिबोधक अपने सारी जो मोटर स्किल है उसका प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक? ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाएगा राइट ऑप्शन, ठीक?
दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोगों ने 13 प्रश्नों का देखा, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएँगे आप लोग कि 30 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हुए, ठीक है? और वीडियो अगर जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दें और एक चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी आपका नोटिफ़िकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी नोटिफ़िकेशन आपसे छूट ना जाए और ज जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल है दोस्तों, सबके साथ वीडियो को क्या कर दें, शेयर कर दें और हमारा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, स्कूलिंग एजुकेशन, ठीक है? स्कूलिंग एजुकेशन तो उससे आप जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको जो नोटिफ़िकेशंस वहाँ पे भी मिलते रहेंगे और जो भी पीडीएफ्स हैं, वो आपको वहाँ पे प्राप्त होंगे, ठीक है? तो जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।